स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम हिंदी मेरा प्यार के मंच पर फिर से। और आज हम लेके आए हैं एक जोड़ी जो दोनों ही कला में, नाट्य में, शिक्षा के क्षेत्र में और मैं कहूँ तो भारत की संस्कृति के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। मैं इस मंच पर स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान सच्चिदानंद जोशी जी और उनकी अर्धांगिनी मालविका जोशी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। हिंदी मेरा प्यार, हमारे दर्शक, हमारे हिंदी को चाहने वाले बहुत सारे लोग ना कि इस देश से बल्कि बाहर से भी, कनाडा, यूएसए और दुबई और बहुत जगह से जुड़े हैं हमारे साथ। और वो सब के हम लोगों को ये मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रही है कि वो सब लोग जुड़ना चाहते हैं इस भाषा से। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे जो दोस्त बाहर हैं और जो उनका वहाँ पे जो लोग, उनके सर्कल है, उनके मित्रगण हैं जो भारतीय हैं, मैं देखता हूँ कि उनकी रुचि, उनका रुझान, उनका हिंदी की तरफ प्यार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की तरफ वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कि हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं। मैं अपने आप को भी उसमें मानता हूँ। तो हम लोग सब, और खासकर मैं यही कहूँगा कि हमारी पीढ़ी में हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, तो उन्होंने वो शिक्षा हमें और हमारे बच्चों को भी आगे दी। तो कहीं ना कहीं हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम लोग उनके साथ रहे। लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। कोर्स जो हमारे बाहर के मित्र हैं वो सोच रहे हैं और वो बहुत कुछ करते हैं। मैंने सुना वहाँ पे, मैंने देखा भी जब मैं गया, तो वो लोग हर सप्ताह शनिवार इतवार को कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं, हवन करते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी कोई वहाँ पे उनका कोई स्कूलों में सब्जेक्ट तो नहीं है। तो वो वहाँ पे जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके यहाँ पे बाल विहार करके एक संस्था है जहाँ पे बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे हिंदी की कविताएं और कहानियां और ये सब पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा फिर से आपका, और मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा इन दोनों के बारे में। सच्चिदानंद जोशी जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव हैं। कविता, कहानी, व्यंग्य, नाटक, टेलीविजन धारावाहिक, यात्रा वृतांत, निबंध, कला समीक्षा, इन सभी विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। इनके लेख देश की सभी पत्र पत्रिकाओं तथा शोध पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। इनके बारे में अधिक जानेंगे उनकी अर्धांगिनी मालविका जोशी जी से। मैं तब तक मैं मालविका जी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो भी उतनी ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी हैं जैसा कि उनके पतिदेव हैं। आप बोलता है शिक्षक और शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए जानी जाती रही, और रंगमंच और नृत्य में भी उतनी ही रुचि रखती हैं। और अपनी कल्पनाशील सोच के बल पर वो सच्चिदानंद जी का ना कि जिंदगी में बल्कि उनके इस सफर में भी साथ देती हैं। और अब मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जितना आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं या कोई और आपके बारे में उतने अच्छे से बता पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा ही बताएं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि उन्हें बदलनी चाहिए वो भी हमें बताएं। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले करी, तो बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष उन चीज़ों से बिल्कुल समझेंगे कि हाँ, ये तो सब घर में ऐसा ही है। तो कृपया आप बताएं। मालविका जी पहले आप बताएं, फिर हम सच्चिदानंद से बोलेंगे कि वो आपके बारे में कुछ बताएं। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं, सच्चिदानंद और मैं स्टेज पर मिले, एक प्ले के लिए हम मिले। मूलतः मैं बंगला भाषी हूँ और ये मराठी भाषी है। मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, फाइनल ईयर था, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई।
तो उस समय तो ये नंदू थे और बहुत ही अच्छे दोस्त, मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसको कह सकते हैं, मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिला। और ऐसा फ्रेंड कि जैसे घर में कभी लड़ाई हो गई, कुछ मम्मी से खटपट हो गई, तो आई न्यू कि आई कैन गो टू सम प्लेस, पर ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इनके यहाँ जा रही हूँ, मतलब अपने दोस्त के घर जाके। इनकी मम्मी जो हैं मेरी सासू माँ अभी, श्रीमती मालती जोशी, हिंदी में एक बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं, और वो भी मतलब बहुत बहुत प्रेम से वो मुझे समझाती रही और ये करती रही। तो सबसे पहले तो ये मेरे दोस्त हैं, और दोस्त के बाद ये मेरे पति बने। और जब ये मेरे पति बने तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अलग आदमी से मेरी शादी हो गई है। मतलब मैं तो नंदू से शादी करना चाहती थी, पर मेरी शादी तो सच्चिदानंद से हो गई। बहुत ही अलग रूप था, पर कुछ नहीं कर सकते थे, और मुझे वो रूप भी बहुत अच्छा लगा। और हम दोनों ने अपनी जिंदगी के 31 इयर्स साथ में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे के साथ चू चू ची ची करते हुए, आमतौर पर जैसा सब जगह होता है। इनको जी जी। उसकी हैसियत से मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, पर पत्नी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इनको। क्योंकि जब मेरे अंदर का पत्नीत्व उभर के बाहर आता है तो फिर इनका दोस्त भी कहीं गायब हो जाता है और वो पति बन जाते हैं। तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। पर नहीं, बहुत शुरू से ही ये लिखने का शौक इनको था, क्योंकि घर में माहौल इनके था। माताजी इतना अच्छा लिखती थी, पिताजी भी, क्योंकि मेरे ससुर सोशल वर्कर थे, मतलब अपने पेशे से तो इंजीनियर थे, पर सोशल वर्कर थे और बहुत अच्छी भाषा पे उनका भी कमांड था। तो इनके ऊपर माँ और पिता दोनों का जो एक मिश्रित था प्रभाव पड़ा, उसने इनको ये इतना अच्छा एक व्यक्तित्व दिया कि सबको समझ करके, सबके मन की समझ के, और फिर अपनी तरह से कैसे इम्प्लीमेंट करना इनको बहुत अच्छे से आता है, कि ये किस तरह से अपनी बातों को बिना बताए आपसे करा लें। ही इज परफेक्ट विद दैट। हम लोग जब कोई ट्रेनिंग करते हैं लीडरशिप की, तो उसमें ये बात एक अच्छे लीडर की ये सबसे बड़ी खूबियत है कि वो जो काम कराना चाहता है वो ही काम कराए, और उसके बाद उसका जो क्रेडिट है वो भी उन्हीं लोगों को दे। तो वो एक बहुत बड़े लीडर की कहानी है। तो मैं देख पाता हूँ कि आपके पति में वो सब खूबियां है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग पहले दोस्त थे और फिर पति पत्नी बने, पर दोस्ती अभी कायम है। और दोस्ती, जैसे आपने बोला कि दोस्ती का जो पार्ट है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, बट पत्नी रूप में कहीं ना कहीं जो भी छोटी मोटी नोक झोंक होती है वो सभी की होती है। और मेरे हिसाब से वही जिंदगी की एक रोमांच है। अगर वो भी ना रहे तो फिर बहुत लंबी जिंदगी साथ में है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सचना जी, आप बताएं इनके बारे में। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं पता नहीं मालविका ने जो बताया है वो मेरी तारीफ में है कि आलोचना में है, क्योंकि कई लोग जो है वो बिटवीन द लाइंस भी रीड करने की कोशिश करते हैं ना, वो भी एक समस्या है। जैसा इन्होंने बताया, हम लोग स्टेज पर मिले और हम लोग साथ में नाटक करते थे। मुझे भी नाटकों का शौक था, नाटक में अभिनय करने का, डायरेक्शन का। तो मालविका बहुत अच्छी अभिनेत्री रही। नृत्य उन्होंने सीखा है, बाकायदा भरतनाट्यम सीखा, फिर उसके बाद बैले उन्होंने सीखा, रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप जैसी प्रतिष्ठित संस्था से वो जुड़ी रहीं, फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गई। तो ये इनका एक हिस्सा था। फिर संगीत इन्होंने सीखा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको उनके माँ बाप सब कुछ सिखा देना चाहते हैं और सब चीजों में वो पारंगत होना चाहते हैं, कुकरी से लेकर तो संगीत और नृत्य। तो इनके माता पिता ने इन्हें बहुत अच्छी तालीम दी, सारी चीजें बहुत अच्छे से की। और पता नहीं उनके मंसूबे को लेकर या इनकी शादी को लेकर क्या थे, मुझे मालूम नहीं। और लगभग हम 3-3.5 साल बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर एक दिन ये अपने दादा दादी के यहाँ पली बड़ी हैं पूरे समय, तो हम उनको माँ बाबा ही कहते थे। तो इनके दादाजी ने एक दिन मुझे बड़ी गंभीरता से कहा कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ दो, शादी करना है। तो मैंने कहा कैसा लड़का चाहिए आप बताइए। तो
फिर बेचारे बहुत सोच के, उनके दादाजी बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वो वैज्ञानिक डॉक्टर एस सी चक्रवर्ती। तो वो बहुत मतलब नपातुला लेकिन बहुत अच्छे मजेदार व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कैसा चाहिए, मैं क्या बताऊं, अब तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का हो तो ढूंढ दो, कोई अच्छा रहेगा। तो अब मैंने थोड़ा सोच विचार के कहा कि अगर मेरे जैसा ही लड़का चाहिए तो क्या मैं चलूंगा, मतलब अब वो बेचारे फंस गए अपने ही शब्दों में, क्या बोले कि तुम नहीं चलोगे या चलोगे। तो बहरहाल फिर वो उन्होंने बेचारे मजबूरी में ही अपने शब्दों में फंसे हुए थे, तो हाँ बोला उन्होंने। हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, ये लोग बांग्ला भाषी हैं, और एक तरह का बैंगलो मराठी कॉम्बिनेशन था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी भी शादी उनके रिटायरमेंट के पहले हो जाए, तो इसलिए फिर हम लोगों की शादी हुई। जब शादी हुई तो जाहिर है शुरुआती दिन थे, बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी, एक परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी में भी जिस तरह से मालविका ने अपना साथ निभाया सारी चीज़ों को लेके। देखिए क्या होता है, नहीं तो लड़कियां पूछती तुम्हारी आमदनी क्या है, तुम्हारी मतलब सबसे पहला, आजकल की लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा पूछती हैं तुम्हारा पैकेज क्या है, पर्क्स क्या है, फैसिलिटीज क्या है। तो इन्होंने ना मुझसे पूछा कि तुम्हारा पैकेज क्या है, न इन्होंने पूछा कि पर्क्स क्या है, न फैसिलिटी क्या है, बल्कि इसको कई दिनों तक ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कितना वेतन मिलता है। तो एक बार गलती से मेरी पे स्लिप इसके हाथ पड़ गई, तो ये उस दिन मैं जब शाम को आया काम से तो ये बड़ी दुखी थी। मैंने कहा क्या हो गया, तुम आज इतना मुंह लटकाए फिर? बोले तुम्हें से सिर्फ की इतनी सी तनख्वाह मिलती है क्या? मैंने कहा हाँ इतनी ही तनख्वाह। फिर बोलती अपना कैसे होगा। पर देखिए भाग्य है, ईश्वर की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, पत्नी का साथ है, तो उन सब चीजों ने आज जहां हूं वहां पहुंचा दिया और सब चीजें हो गई। हमारे घर का हिसाब बहुत अच्छा चलता था, एक अच्छी पत्नी की तरह। ये जो बात कहती ना पत्नी की तरह, तब मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि एक मासूमियत थी कि हम इनसे, इनकी सहेली ने पूछा, इनकी सहेली थोड़ी ज्यादा व्यावहारिक थी, तो उन्होंने पूछा कि मेरे पति को इस बार फलाना डबल इंक्रीमेंट मिला, तुम्हारे पति को इंक्रीमेंट मिला कि नहीं मिला। तो ये बेचारी, इसको पता ही नहीं था कि इंक्रीमेंट मिलता भी है, नहीं मिलता है, तनख्वाह क्या होती है, पे स्केल क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुमको ये सब नहीं मालूम तो तुम्हारे घर का हिसाब कैसे चलता है? बोले नहीं, हमारे घर में एक अलमारी है, अलमारी में एक पर्स रहता है, उसमें पैसे रहते हैं, जब मुझे जरूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ, जब इन्हें जरूरत होती है ये निकाल लेते हैं, जब खत्म हो जाते तो हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर तो उसमें पैसे आते तो फिर हम खा। तो क्या है, देखिए हमने ये देखा कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो कभी हमारे घर में ताला लगा नहीं, कभी हिसाब किताब हुआ नहीं, और जिंदगी का गणित जो है बिना हिसाब किताब के ठीक ठाक हो गया। इनकी बहुत सारी चीजें जो एक शिक्षिका के तौर पे, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक क्रिएटिव थिंकर के तौर पर, बहुत सारी चीजें ये जरूर था कि अनएक्सप्लोर्ड रह गई। कारण ये है कि किसी एक का ही करियर जीवन में जो है वो हम लाख कहें कि समानता की बात हो, पर किसी एक को अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और चूंकि हम दोनों की क्रिएटिव फील्ड लगभग एक थी, नाटक ही था हम लोगों की क्रिएटिव फील्ड, और क्रिएटिव फील्ड से घर नहीं चल रहा था, दाल रोटी नहीं चलती थी, तो कुछ ना कुछ तो और करना ही था। तो इसलिए इनको स्कूल में प्रिंसिपल का भी चांस आया, कई बड़ी नौकरियां भी आई। अगर ये करियर परस्यू करती तो हो सकता था किसी बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होती। तो ये सब चीजें इन्होंने छोड़ी, और जहां मैं गया, जैसे गया, वो हमारे साथ गई। और एक और बड़ी बात जो, जिसके लिए मैं आज भी इनको क्रेडिट भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, कि हम लोग हमेशा हमारे माता पिता के साथ रहे। अभी पिता हमारे नहीं है, माता हमारे साथ हमेशा रही, और हमने कभी नहीं कहा कि माँ हमारे साथ है, हम हमेशा कहते हैं कि हम माँ के साथ रहे। और ये बात मालविका ज्यादा जोर से कहती हैं। तो ये जो 31 साल अब हमारी वैवाहिक जीवन को हो गए पिछले साल, तो ये जो सफर था ये इस तरह से पूरा होता है। जैसा कि मैंने बोला कि जैसा आप एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं, कोई भी और नहीं बता सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक बहुत सरलता और बहुत सादगी के साथ अपने बारे में आप दोनों ने बताया। और मैं आपको सच्चिदानंद जी ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी ने जो आपको बुलाया था वो फंसे नहीं थे, उन्होंने जानबूझ के आपको बुलाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो रिश्ता वो आपके लिए ही बोले, ताकि उनकी और कोई मंशा थी। और जो दूसरी बात आपने कही, बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी कि अलमारी में पैसे रखे होते थे और जिसको जरूरत पड़ती थी वो लेता था। आई थिंक इतना सादगी का जीवन आजकल के इस टाइम में हम लोग कहीं नहीं देख पाते हैं, और कितनी बड़ी बात है और कितनी सादगी है इन चीजों में, पर कितनी अच्छाई है और सुकून भी नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो ये अंधी दौड़
चल रही थी और अब फिर से शुरू हो जाएगी मुझे लगता है। आई थिंक सब लोग उसी चीज में लगे रहते हैं, पर जीवन में और बहुत कुछ है। और जैसा कि आपने कहा कि उस समय आप दोनों में से एक जना अपने कैरियर की तरफ ज्यादा फोकस कर सकता था, बट मैं कहूँगा कि अब दोनों के पास टाइम है और अच्छा टाइम है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करें और कोर्स जो भी आपका मन करता है, जिस भी चीज़ में आप रुचि रखती हैं, उसको अधिक से अधिक समय दें, उसको एंजॉय करें। आपसे कहना चाहूंगी कि ये पूरा सपोर्ट करते हैं, और पति की तरह नहीं, दोस्त की तरह पूरा सपोर्ट करते हैं। इनको जहां लगता है कि मुझे कोई ज़रूरत है, कोई चीज़, जैसे मैं लिखती भी हूँ तो मेरे पूरे लेखन को ये पढ़ते हैं, उसमें कहीं कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, उसको बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो वो खाकी की सजावट इनकी होती है पूरी। बहुत बढ़िया। ये संदीप जी, एक छोटा सी जो आपने बात कही कि हम जो दौड़ भाग में आ गए हैं, चूंकि हम लोग नाटक से हैं, तो एक अभी शुरुआत में इंटरवल नहीं करना चाहते, पर मेरी एक कविता है बहुत छोटी सी। नहीं, बिल्कुल, मैं बल्कि ये कहने ही वाला था कि वार्तालाप चलती रहेगी, बीच बीच में आप अपनी कविताएं हमें सुनाते रहे। बहुत सारे जो हमारे जो साथी जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, शायद उनके लिए ये माकूल होगी। काफी लोगों ने इसको पसंद किया। इसका शीर्षक मध्यांतर है और ये नाटक के मध्यांतर से उठाया गया है, पर वो जीवन के मध्यांतर पे जुड़ता है। मध्यांतर की इस बेला में, मध्यांतर की इस बेला में महत्वाकांक्षाओं को विराम दो, ढीले छोड़ दो अश्व जीवन राजसूय यज्ञ के, उन्हें भी थोड़ा आराम दो। सुस्ता लेने दो कल्पनाओं को, दो आकांक्षाओं को सोचने की फुर्सत। मत करो व्यर्थ की आपाधापी, सपनों से मांग लो जरा छुट्टी की इजाजत। मत करो भय प्रतिस्पर्धा का, मत करो तुलना किसी से, नजर तो दौड़ाओ चारों ओर, तुम्हारी स्पर्धा है बस तुम्ही से। केवल और केवल तुम ही खड़े हो अपने विरुद्ध मुकाबले में, क्यों डालना चाहते हो इतनी सारी उपलब्धियां बस अपने ही पाले में। सुस्ता लो तनिक तुम भी, जरा तो कर लो मंथन, कैसे शुरू किया था तुमने और अब कैसा हो गया है तुम्हारा जीवन। सामान्य कर लो गति जरा अपने जीवन चक्र की, जमाने भर की चिंता मत करो, लेकिन चिंता तो करो थोड़ी अपनी भी। देख लो कि क्या था आलेख तुम्हारा और कौन सा नाटक तुमने खेला है। चिंतन करो, आत्म मंथन करो, ये मध्यांतर की बेला है, ये मध्यांतर की बेला है। वाह वाह। तो ये मुझे लगता है हम सब के लिए जो एक तरह से 40-45 पार कर जाते हैं, जी जी जी, करियर के पीछे, जैसे जो मालविका कह रही, गलत नहीं कह रही। मैं कई बार पति हो जाता हूँ, कई बार अथॉरिटेरियन हो जाता हूँ, क्योंकि आप पूरे समय वही है ना। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। वो लक्ष्य आपके जीवन का नहीं है, वो करियर का लक्ष्य है, कहीं और उपलब्धियां हैं। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जी बहुत खूब आपने कहा। और जैसा कि मैंने बोला, कहीं ना कहीं कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये समय मिला कि वो आत्मचिंतन कर पाए अपनी जिंदगी के बारे में, या कैसा उनका समय चल रहा है, कैसे वो समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ लोग ज्यादा जुड़ पाए। और ये जो आपने कविता बोली है बिल्कुल सही, एकदम से फिट होती है इस पूरे क्षेप में। तो आई थिंक वार्तालाप जारी रहेगी। मैं चाहूंगा कि आपको एक और कविता जो आपको पसंद हो, मालविका जी, आप या मालविका जी की एक कविता है जो जैसे जो बदला समय, मतलब कैसे हमने अपने जीवन को बदला है। जी जी जी, बहुत सुंदर घरेलू अपना संदर्भ देके उन्होंने कविता लिखी है। जी जी जी, मालविका जी, मैं अपना वीडियो बंद करूंगा ताकि आप लोग पूरे स्क्रीन में आए, बट आई एम हेयर, सो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा कहीं वीडियो में गड़बड़ हो गया। प्लीज गो अहेड। बड़े घर छोटे दिल, बड़े घर छोटे दिल, आज घर बड़े हो गए और दिल बहुत छोटे हो गए। आज घर बड़े हो गए और दिल बहुत छोटे हो गए। कल तक एक कमरे में दसियों भाई बहन एक दूसरे में घुस पुस कर अपनी कहानियां, अपने सपने एक दूसरे से साझा करते थे। बड़ी दीदी के कपड़े छुटकी तक पहनती थी, दादा भाई की निक्कर छोटू तक चलती थी। कजिन शब्द का इजाद
नहीं हुआ था तब तक। छोटी चाची की साड़ी पर होता था घर की हर चुटंकी का हक। घर की पाउडर, बिंदी, काजल, इस पर था सबका हक। कंघी, टॉवल, साबुन भी किसी के नाम का न था। शैम्पू, कंडीशनर, जेल और लोशन का तो कोई काम ही नहीं था। आज मॉम डैड अलग अलग कमरे में हैं। ब्रदर और सिस्टर का भी अपना अपना स्पेस है। सब कुछ मैं और मेरा हो गया। हमारा अपना न जाने कहां खो गया। चौखट ने तो अपना मतलब ही खो दिया। कमरों की जगह है बेडरूम और चीक के पर्दों की जगह आ गई है दीवार। सारे रिश्ते नाते लील गई है ये प्रगति की बहार। शब्द अच्छा, जाल, ओके। ये इनकी कविता है, वो काफी लोगों को पसंद आती है और फिर जब ये कविता पढ़ती हैं तो लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं और मैं बड़ा संकोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये कविता मुझे समर्पित है। हालांकि वो कविता ये बार बार कहती हैं कि वो मुझे समर्पित नहीं है पर ये एक तरह का है, मुझे लगता है कि ये पढ़ के सुनाएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये दरअसल ये हमने एक संकलन निकाला था संदीप जी, ये एक मजेदार सा संकलन है, साझा कविताएं हैं। हमारी शादी को 31 साल हुए और 31 साल हुए, हमारी शादी हुई थी 31 दिसंबर को। अरे वाह। तो हमने सोचा कि 31 दिसंबर और 31 साल, तो ये एक तरह का संयोग है, तो इसलिए हमने एक संकलन निकाला, उसका नाम रखा यूं ही साथ साथ चलते। और इसमें 31 कविताएं मालविका जी की और 31 कविताएं मेरी, ऐसा करके ये संकलन है। क्या बात मैं सुनाती हूँ। ये शब्द ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक पार्टी बचा ली अपनी जैसे भी पार्टी करते हैं और एक अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। नहीं, हमने इसके बुक लॉन्च किया और कुछ दोस्तों को बुलाया भी, बहुत बड़ा बुक लॉन्च नहीं किया पर काफी लोग उसमें आए। किसी ने ये भी कहा कि इसमें तुम्हारी कविताएं हैं और तुम्हारे फोटोग्राफ्स, इसको कौन देखेगा और कौन पढ़ेगा। तो मैंने कहा कम से कम ये ऐसे शौक भी जिंदगी में पूरे कर ही लेने चाहिए। सही बात है जी। शब्द जाल, कहां से लाते हो इतने सुंदर जाल तुम शब्दों के? कहां से लाते हो इतने सुंदर जाल तुम शब्दों के? और लोमड़ी भी मात खा जाए इतनी चालाकी से बिछाते हो। हर शब्द अपनी तरफ आकर्षित करता है और क्यों न करे, इतनी सुंदर पैकिंग जो है उसकी, चमकदार, सुगंधित और साफ, कोई सलवट नहीं उसके आवरण पर इस लालच में जब पंजे उस जाल में धंस जाते हैं और आजाद होने की फड़फड़ाहट में जब वो पैकिंग खुल जाती है तो वो खूबसूरत शब्द नंगे होकर नृत्य करते हैं, अपना घिनौना रूप प्रस्तुत करते हैं और नश्तर बंद सभी आशाओं को तार तार कर डालते हैं। और फिर उन्हीं तारों से तुम नया शब्द जाल बुन लेते हो। ये बहुत अच्छी कविता है और कई लोगों को बहुत पसंद आती है। जी, और जी। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये आपके ऊपर तो नहीं लिखती, तो मैंने कहा पता नहीं, कहीं ना कहीं लगा तो हमें भी ऐसा ही, बट नहीं, इसमें मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करूं कि जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं, मैं ही नहीं कोई भी, तो हमेशा जरूरी नहीं कि हम अपने ऊपर बीती हुई किसी बात को लिख रहे हैं। हम जब किसी और के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं और जो बात आपको कहीं छू जाती है तो आपको लगता है कि अरे मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता। तो हमेशा ये ऐसा ही होता है। तो सच्चिदानंद जी, ये मैं आपसे भी पूछना चाहता था, जैसे आप काफी कुछ लिखते हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, कभी जैसे आप कोई नाट्य लिख रहे हैं या रंगमंच के लिए कुछ लिखते हैं, तो उसके लिए मतलब जो विचार है, जो कथानक है, वो कैसे आता है? मतलब वो कोई आम जिंदगी से, जैसे अभी मालविका जी ने बताया, कुछ देख के, या मतलब आप कुछ सोच के, मतलब किस तरीके से उसकी शुरुआत कैसे होती है? आई थिंक जो नए लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएं कि किस तरीके से किसी
किसी भी कथानक की शुरुआत होती है? देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कोई घटना, एक कोई पॉइंट, एक कोई बिंदु होता है जो आपको पूरी तरह से कहीं ना कहीं आपके मन में बैठता है। कोई एक घटना, कोई एक बिंदु, कोई एक मूल बात, वो आपको सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट करती है कि नहीं ये बात है। कोई भी विषय हो सकता है। फिर उस घटना के साथ आपके उसके आसपास का कोई वातावरण होता है जो आपको प्रभावित करता है, और उससे फिर वो कथा, कहानी, कविता जन्म लेती। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि फला विषय पे कहानी लिखनी चाहिए, फला विषय पे कविता लिखनी चाहिए, फला विषय पे छोटा सा लेख लिखना चाहिए। तो मैं इसका बड़ा एक मजेदार सा उत्तर देता हूं। वही मैं उत्तर ये भी देता हूं कि हर एक रचना अपना माध्यम खुद तय करती है। जैसे बच्चा ये तय नहीं करता कि उसे किस कोख से जन्म लेना है, वो तो नियति तय करती है। जी उस बिल्कुल। तरह से लेखक ये तय नहीं करता कि रचना को कैसे पैदा करना है, वो रचना स्वयं तय कर लेती है। क्योंकि रचना जो है, जो कोई भी क्रिएशन है, वो मैं ये मानता हूं, और इसमें मेरा मानना नहीं है, ये ईश्वर की कृति है। आप कुछ भी रच रहे हैं तो ये अंततः आपके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का कुछ अंश आता है जो आपसे ये काम करवा लेता है। तो इसलिए लेखक को ये दंभ नहीं होना चाहिए कि आज मैं इस पे बहुत अच्छा नॉवेल लिखने वाला हूं, या आज मैं बहुत अच्छी कविता लिखने वाला हूं। राजस्थान में एक कहावत है संदीप जी, बहुत लोगों ने सुनी होगी, राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। राग रसोई पागड़ी, तो राग, राग यानी कोई भी रचना, हाँ जी। बनत बनत बन जाए। आप नहीं बनाते। बड़ा से बड़ा गायक हो, कहेगा कि आज मैं ऐसा गाऊंगा कि आग लगा दूंगा, नहीं होता, वो तो बनता है। ऐसे ही रसोई का है, आज कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाने वाला हूं या बनाने वाली हूं, ऐसे नहीं बनता, वो बनता ही है। तो इस रचना कर्म को समझ, ये लेखक को कभी दंभ नहीं हो कि मैं लिख रहा हूं। जिस दिन लेखक ने ये समझ लिया कि मैं लिख रहा हूं, बस ये एक नवोदित लेखक जो भी है, मेरे भाई, छोटे भाई बहन हैं, ये सब समझ लें कि आप इस दंभ से मुक्त हो जाइए। और दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जो बहुत विनम्रता से, जो मैंने अपने जीवन में हमेशा उसका पालन किया है, कि आप कभी भी किसी और को हर्ट करने के लिए मत लिखिए। जैसे अंग्रेजी में जो कहावत है ना कि सेटलिंग द स्कोर्स, आप किसी से अपना स्कोर सेटल करने के लिए मत लिखिए। आप लिखिए अपना पक्ष रखने के लिए, और ऐसे किसी व्यक्ति को कभी भी आप आहत मत कीजिए जो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वहां उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर आपको व्यंग भी करना है, आपको कटाक्ष भी करना है, तो आप अपने ऊपर करिए, दूसरों के ऊपर मत करिए। बहुत खूब। ये दो चीजें हम पालन करते हैं। ये लेखन में सकारात्मक सोच जरूरी है, और अच्छा लिखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोले। मैं बहुत ही अच्छा आपका जो आपने राजस्थानी लाइन बताई। लेखन के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, बट आपसे जान के लगा। बट हाँ, रसोई के बारे में इतना जरूर जानता हूँ कि जिस दिन ये बंदा, कोई भी लोग सोचे कि आज बहुत बढ़िया खाना बनाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा, उस दिन बहुत बढ़िया ही बनता है। वहाँ मतलब कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में तुरंत आज बिल्कुल लेट हो गए खाना बनाने में, अब कुछ नहीं बचा है, फट से घर में गृहिणी कहती है अब मैं फट 2 मिनट में आलू की सब्जी और पूड़ी बना देती। उस दिन ऐसी आलू की सब्जी बनती कि लोग कहते हैं उंगलियां चाट रहे हैं, भाई आपने किया क्या? क्या है? ये सब ईश्वर कहीं से करवा देता है आप। और जब बहुत सोच के बनाते हैं तो मैं ये उदाहरण देता हूँ कि ऐसी सारी चीजें होती हैं। एक कविता है जो मौजूदा, चूंकि अब हम इंटरनेट पर ही बैठे हैं, और हमारे पास मजबूरी है कि लॉकडाउन के दौरान हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, बस ये है कि हम इसमें बात करें। तो मैंने एक कविता कुछ समय पहले लिखी थी, आज नियति वही हो गई, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी अजीब दुनिया। जी प्लीज। फेसबुक और व्हाट्सएप से मैंने रच डाली है अजीब सी दुनिया, अपने ही इर्द गिर्द अपने पर केंद्रित, जहां मैं हूं ढेर सारे अनजान दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पड़ने पर पहचान ही नहीं पाता उन्हें, और पहचानने पर मिलना जरूरी नहीं समझता। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं, अपने आप से बात करता, अपने लिए ही दुनिया को जोड़ता और घटाता। दूसरे भी जो हैं वो सब भी मैं ही हैं, हजारों की लिस्ट में सब के सब एकाकी, अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद, संदेश और टिप्पणियों को बताते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उनके करीब।
कोई नहीं इनमें ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी चाहर दीवारी के अंदर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुझे मुक्ति दिलाए। जन्मदिन पर कभी गले मिलकर दे बधाई, कभी आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए, महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन, भावों के आवेग से मेरा परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में खो सा गया हूं, अपने बनाए अंतर्जाल में खुद से ही अजनबी सा हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि ये अब हमारी सबकी परिस्थिति हो गई कि तो आपने बिल्कुल आजकल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही बोला। और बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि जन्मदिन पे व्हाट्सएप और फेसबुक पे इतने सारे मैसेज आते हैं, अब कोई भी खुद कॉल करके या मिलने में ना कोई दोस्त ना सगे संबंधी कहीं नहीं, तो सब कुछ इंटरनेट पे ही हो रहा है और व्हाट्सएप पे ही। पर यहाँ मैं एक बात कहूंगी कि ये जोशी जी ने बिल्कुल तय कर रखा है कि किसी के भी जन्मदिन पर ये मतलब जो बहुत करीबी हैं उनको ये कॉल ही करते हैं, ये बोलते हैं मैं मैसेज नहीं करूंगा, जी जी, कॉल करके ही बात करते हैं। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कॉल करने का 2 दिन पहले ही मेरा जन्मदिन गया है, 20 अगस्त को सुबह से मतलब रात के 8 बजे तक, ये 12 घंटे 8 से 8 ये हो गया कि मैं फोन रख ही नहीं पाई। इतने फोन क्योंकि हम सबको फोन करते हैं तो ऑब्वियसली लोग हमें भी करेंगे। जी जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है कि हमारे देखने वाले दर्शक भी इस बात को समझेंगे और हम भी प्रयास करेंगे ऐसा। तो सच्चिदानंद जी, इतना मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी माता जी भी लेखिका हैं और बहुत अच्छा लेखन करती हैं, तो जो आपने लिखने के बारे में सोचा या जो आपकी रुचि पैदा हुई, वो कहीं ना कहीं उनसे आपको मतलब उनसे आपको विरासत में नहीं बोलूंगा, बट उनसे आपको ऐसा लगा कि आपको भी करना चाहिए उनको देखते हुए, या उनकी लेखन को देखते हुए आपके लिए इंटरेस्ट आपको पैदा हुआ? तो कैसे शुरुआत कैसे हुई मतलब इस सफर की? अच्छी बात यह है कि हमारी माँ अपनी मतलब इतनी बड़ी लेखिका तो थी ही, पर वो माँ के नाते उन्होंने हमारी जो एक तरह से होता है कि हमारा जो लालन पालन है वो बहुत अच्छी तरह किया। यानी हमेशा हमको एक अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हम लोग, पिताजी चूंकि इंजीनियर थे और बहुत देहात में उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ बहुत सारी अच्छी किताबें पत्र पत्रिकाएं नहीं आती थी, तो वो जब कभी भी ग्वालियर इंदौर जाती थी तो हम लोगों के लिए अच्छी किताबें लेके आती थी। यहाँ तक कि हिंदी ही नहीं, मराठी की भी बहुत अच्छी किताबें। और आप जानते हैं कि शुरू में बच्चों को पढ़ने के लिए, रुचि जगाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, तो पहले वो सारी चीजें खुद पढ़ के सुनाती थी, उसमें से हमको फिर रुचि जागृत होती थी, फिर हम पढ़ते थे। तो इसलिए हमने बहुत अच्छा साहित्य बचपन से पढ़ा। मतलब जब लोगों को कई बार बड़े होने पर भी लोगों को जिन लेखकों के नाम नहीं मालूम थे, हमें उन लेखकों के नाम मालूम होना, उनकी किताबों के नाम मालूम होना, ये सब था। और फिर माँ ने जो अभिव्यक्ति जैसी हमारी कभी कविताएं आई, तो उसको फिर मैंने उनको पढ़ के सुनाई, तो उन्होंने उसको ठीक करना, पर खुद कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी और तुम्हारी कविता वहां छप जाए, तुम्हारा लेख वहां छप जाए। कहा कि वो जब तक तुम्हारी रचनाएं बार बार लौट के नहीं आएंगी 2-4 बार, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो ये जो है निश्चित तौर पर शैली में, भाषा में, उनकी लोकप्रियता में, इन सब चीजों में हमें एक प्रेरणा तो मिलती ही थी, पर उसके बावजूद उन्होंने मतलब हमेशा एक माँ के तौर पर कैसी एक बच्चे की ग्रूमिंग होना चाहिए। मेरे ही नहीं, मेरे बड़े भाई भी अभी इंजीनियर हैं, वो अभी बहुत बड़ी कंपनी से रिटायर हुए, लेकिन उनको भी बतौर लेखक जो संस्कार मिले हैं, वो भी कविताएं लिखते हैं, वो भी ट्रैवलॉग्स लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, वो सब चीजें बहुत अच्छे से हुई। और एक रोचक बात जो मालविका जी के बारे में है, क्योंकि मैंने बताया कि उनके दादाजी जो थे वैज्ञानिक थे, और ये उनके घर में उस तरह का अच्छा साहित्य पढ़ने का तो था, लेखन का नहीं था। तो इनका शौक पूरा का पूरा अच्छी जगहों पर जाकर अच्छे उस जमाने में कवि सम्मेलन भी बहुत स्तरीय होते थे। कवि सम्मेलनों में घर की बहू बेटियों का जाकर बैठना भी एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। तो ये रात रात भर कवि सम्मेलनों में बैठती थी। अपनी कविता सुनाए वो पतंग वाली, तो जी 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 बचपन वाली, ये बचपन, अभी पतंग वाली आप सुनाइए, बड़ी अच्छी सुंदर कविता है। क्या जमाना था, मैं पतंग थी और उड़ना ही मेरा फसाना था। कितनी दूर कितनी ऊपर,
सूरज चांद से मिलने, आकाश को चूमने, तारों को सजाने, बढ़ती जाती थी उस मांझे के सहारे, चढ़ती जाती थी ऊंचाइयां, उड़ती थी नीले नभ में। मेरा बढ़ते रहना, चढ़ते रहना, उड़ते रहना मान था तुम्हारा, सम्मान था तुम्हारा। और उस दिन जब मैं कट गई, सब मुझे लूटने के लिए दौड़ने लगे। मैं लिपट गई थी उस पेड़ से अपने आप को बचाने, इंतजार में कि तुम आओगे मुझे उठाने। हवा के झोंके ने, पेड़ की डालियों ने तार तार कर दिया मुझे, लेकिन तुम मांझा लपेटे फिर खड़े हो गए दुकान पर दूसरी पतंग लेने। और मैं टहनियों के बीच फंसी फड़फड़ाती रह गई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। बहुत खूब, बहुत खूब। पतंग की कहानी, पतंग की जुबानी बहुत ही अच्छे विचार मालविका जी, सुन के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। फिर से बचपन की तरफ चले गए कि जब हम लोग भी खुद पतंग उड़ाया करते थे। अभी 15 अगस्त को दिल्ली में बड़ा फैशन है कि पतंगे उड़ाई जाती हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दिन मैंने छत पे खड़ी थी, वहां एक पतंग आई और मैंने जब वो पतंग को लूट लिया तो इतनी खुशी हुई, मैंने अपने सब फ्रेंड्स को उसकी पिक भेज दी कि भाई मैंने आज पतंग लूटी। तो फिर बच्ची हो गई मैं। इसमें जो नारी की अभिव्यक्ति है, नारी की व्यथा है, तो फिर वही बात आती है कि जब नारी ऐसी कोई अभिव्यक्ति करती है, व्यथा करती है, तो सीधे सीधे इशारा लोगों को लगता है कि इनके पति की तरफ है। तो बहुत मजा हुआ जब मेरा एक ऐसे ही संकलन, मैंने बहुत छोटी छोटी कुछ रचनाएं लिखी हैं और बात हुई थी कि फेसबुक पर लिखा। तो फेसबुक पर लिखा तो किसी मित्र ने कहा कि फेसबुक पर लिखा हुआ तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आगे कहाँ जाएगा। तो फिर मुझे उससे प्रेरणा मिली कि मैं एक उस तरह की रचनाओं का एक संकलन निकालूं। तो वैसे 2 संकलन मैंने निकाले, कुछ अल्प विराम और पल भर की पहचान, और प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुए और बहुत लोकप्रिय हुए, विशेषकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने टारगेट करके लिखा था कि उनको हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति, और ये छोटी छोटी जो अपनी सामाजिक मूल्य हैं उसके प्रति बात। उसमें भी कई जगह पत्नी का जिक्र आता है अलग अलग रूपों में। तो फिर मुझे वहां स्पष्ट करना पड़ा कि इसमें जितनी सारी पत्नियां हैं वो सब मेरी नहीं है, तो अलग अलग पत्नियां हैं। अगर उतनी सारी जो मतलब आपने इतने सारे ट्रेड्स के साथ अगर पत्नी मिलती क्या होता। तो ये एक बहुत मजेदार सी बात है। जी बिल्कुल। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसमें से एक, क्योंकि वो बिल्कुल है, मैं खुद यही कहने वाला था आपको कि उसमें से हमें कुछ सुनाए, ताकि हमारे यंग लोग हमारे साथ हैं वो लोग एक अभी ये ताजा लिखी है, ये उस संकलन से नहीं है, उसके बाहर की है। जी। पर इस तरह का लेखन है जो लोगों को बहुत पसंद आया। इसका शीर्षक है मास्क और नाक के अंतर संबंध। इन दिनों मास्क बहुत पॉपुलर है, इसलिए मास्क और नाक के अंतर संबंध। बाजार से सामान लाने की कार्यवाही पूरी होने को ही थी कि श्रीमती जी ने बीच बाजार में जोर से झिड़का, मास्क तो ठीक से पहना करो, कितनी बार ठीक करूंगी मैं। श्रीमती जी इतना कहकर रुकी नहीं, उन्होंने मास्क जोर से खींचकर नाक पर टांग दिया। उनका टांगना इतना जोरदार था कि अगर हथौड़ा कील होती तो वो उनके हाथ से ठोक ही देती मेरी नाक पर। सरे बाजार में अपनी इस तरह बेइज्जती होते देख हाथ मलने के अलावा मेरे सामने कोई चारा नहीं था, लेकिन हाथ भी नहीं मल सकता था क्योंकि मेरे दोनों हाथों में सामान की थैलियां थी और पसीने के कारण मास्क खिसक कर नीचे आ गया था। श्रीमती जी का मास्क पुराण वहीं खत्म हो जाता तो ठीक था, लेकिन उनकी रनिंग कमेंट्री जारी थी। पता नहीं मास्क ठीक से क्यों नहीं पहनना आता तुम्हें, 3 बार ठीक कर चुकी हूं। ऐसे मास्क पहनने से क्या फायदा कि नाक मुंह सब खुला रहे। ये तो वही बात हुई है कि अंडरवियर पहनी, लेकिन अब बस भी करो यार, समझ लिया है, बाजार है, कुछ तो लिहाज करा करो। मैंने हिम्मत जुटाकर थोड़ी जोर से कह दिया और वो संवाद वहीं समाप्त हो गया। लॉकडाउन के दौरान देश की सभी शैक्षणिक संस्थाएं भले ही बंद हो, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बड़े जोरों से काम किया था। इससे सभी के ज्ञान और भाषा कौशल में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। अमिधा, लक्षणा और व्यंजना सभी में सब लोग पारंगत हो रहे थे। उस विश्वविद्यालय से थोड़ी शिक्षा हमने भी ली थी, इसलिए मालूम था कि श्रीमती जी आगे क्या कहने वाली हैं, लिहाजा समय पर रोकना उन्हें बहुत जरूरी हो गया था।
वैसे जब मास्क पहनना अनिवार्य किया गया तो पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये नया नया शौक है, कुछ दिन बाद उतर जाएगा हेलमेट की तरह। लेकिन शायद कोरोना का डर सिर फूटने के डर से ज्यादा बड़ा था, इसलिए मास्क का हश्र हेलमेट जैसा नहीं हुआ और लोग स्वयं स्फूर्त मास्क पहनने लगे। मास्क के लिए कोई विज्ञापन, मर्जी है आपकी, आखिर शहर है आपका जैसा भी नहीं आया। मास्क पहनने की अनिवार्यता के एक दूसरे कुछ लतूफे जरूर बन गए। एक जगह पढ़ा, कान बेचारा क्या करे, कितने सारे काम हैं, सुनने का काम, चश्मे की डंडी संभालने का काम, हेडफोन के स्पीकर को संभालने का काम, ये क्या कम थे जो अब मास्क की इलास्टिक संभालने का काम भी आ गया है। सबको कान की पड़ी थी, नाक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बचपन में सबको मेरी नाक बहुत पसंद थी, सब कहते हैं धारदार नाक है। नाक की बनावट ननिहाल से मिली, वहां सबकी नाक धारदार है। छोटा था तो किसी ने कहा शिवाजी जैसी धारदार नाक। तब से बड़ी हसरत थी कि कभी नाटक में शिवाजी की भूमिका करूंगा। शिवाजी के नाटक में रोल तो मिला, लेकिन शिवाजी का नहीं, अफजल खान का। बस इसी बात से मेरी त्रासदी समझी जा सकती है। अब उस धारदार नाक के कारण मास्क खिसक कर नीचे आ जाता है तो मैं क्या करूं। जब मास्क पहनना अनिवार्य हो गए और पता चला कि कपड़े के भी मास्क इस्तेमाल हो सकते हैं, तो श्रीमती जी ने अपनी सहेली के बुटीक से कुछ सुंदर हैंडलूम के मास्क बनवाए। रंग बिरंगे मास्क जिन्हें आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करके पहन सकते हैं। जब मास्क बनकर आए तो गिनी पिग की तरह पहली ट्रायल हमारे ऊपर ही हुई। 3-4 मास्क ट्राई किए, सब टाइट। मुंह और नाक अच्छी तरह ढको तो कान मुड़ जाए, और कान पर ठीक से रखो तो नाक खुली रह जाए। हार कर मैंने कहा ये मास्क अच्छे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अपनी विशेषज्ञ सलाह देते समय मैं ये भूल गया कि मास्क श्रीमती जी की सहेली के बुटीक के। क्या खाक डिफेक्ट है? अच्छे तो हैं, तुम्हारी नाक में ही डिफेक्ट है। एक तो बेचारी से बुटीक खुलवा के मास्क बनवाए, ऊपर से ये जनाब उसमें नुस्ख निकाले जा रहे हैं, श्रीमती जी ने कहा, और मास्क की गुणवत्ता पर टिप्पणी का अध्याय वहीं समाप्त हो गया। वैसे अपने शरीर के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की कथा पुरानी है। जब युवा थे तो दर्जी दादा से कपड़े सिलवाने की बजाय रेडीमेड कपड़े का प्रचलन उस वक्त शुरू ही हुआ था। बड़ी हसरत होती थी कि शोरूम के डिस्प्ले में लगे कपड़े पहने जाए, लेकिन छूटते ही दुकानदार कह देता था आपके साइज के कपड़े नहीं है। साइज भी क्या था साहब, मानो सिलेंडर ही था। कमर के साइज से पैंट लो तो वो जांग के ऊपर नहीं जाती थी, जांग के साइज से लो तो कमर में नहीं अटकती थी। वही हाल शर्ट का था, चेस्ट के साइज से लो तो पेट में टाइट होता था, और पेट के साइज से लो तो कंधों पे झूल जाता था। एक बार तो दुकान ने कह ही दिया माफ करना साहब, कोई डिफेक्ट है आपके साइज में। वो बात इतनी लग गई कि उसके बाद कई दिनों तक रेडीमेड कपड़ों की दुकान की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। पहले मेहनत और कसरत करके अपने आप को रेडीमेड कपड़ों के साइज में फिट किया, तब जाकर रेडीमेड कपड़े से खरीदना शुरू किए। क्या पता था कि उम्र के इस दौर में आकर एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का दंश झेलना पड़ेगा, वो भी उस अंग में जो अब तक अपनी शान का हिस्सा था। मास्क के कारण सिर्फ नाक को ही जिल्लत उठानी पड़ी हो ऐसा नहीं, मेरा फेस क्रीम भी खत्म हो गया था, लिहाजा महीने के सामान में वो भी जोड़ दिया गया। लिस्ट में क्रीम का नाम देखकर श्रीमती जी चौंकी और बोली अब क्रीम क्यों चाहिए तुम्हें? आधा चेहरा तो दाढ़ी से ढका हुआ है, बचा खुचा मास्क से ढक जाएगा, अब कहाँ क्रीम लगाओगे? ऐसा करो, मेरा पुराना क्रीम का डब्बा रखा है, उसमें होगी थोड़ी क्रीम, ये महीना तो उसी में चल जाएगा, अगले महीने सोचेंगे तुम्हारी क्रीम के बारे में। इस मास्क के बारे में अभी पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ेगा। फिलहाल तो इस बात का शोध जारी है कि मास्क लगाने के बाद चश्मे में हवा कहां से आ जाती है और चश्मे पे जमने वाली भाप को कैसे रोका जाए। साथ ही इस बात पर भी शोध कर रहा हूं कि जब चश्मा पहने हुए मास्क पहनते हैं तो चश्मा नहीं अड़ता, लेकिन जब ऐसी ही प्रक्रिया से मास्क उतारा जाता है तो वो चश्मे की डंडी में कैसे अटक जाता है। शोध जारी है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता, क्या पता कल को श्रीमती जी कहने लगे तुम्हारी आंख में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बहुत खूब, बहुत खूब। आज के संदर्भ में और जिस तरीके से मालविका जी हंस रही थी, मैं नहीं कह रहा, पता नहीं बट लोग क्या सोच रहे होंगे, ये किसकी कहानी है, किसने कहा, कहाँ कहा, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई जजमेंट पास कर रहा, बट बहुत ही अच्छे लेख जिस तरह से तो बिल्कुल
आई वुड से कि आज के जमाने का अभी का बिल्कुल, और सब लोग कि ये थोड़ा वातावरण मतलब जो अब हम सब लोग भुगत रहे हैं, ये सबकी त्रासदी है कि मास्क लगाओ तो कांच में हवा चल जाती है, भाप आ जाती है, दिखता नहीं है। अब तो दिल्ली में ये भी हो गया कि गाड़ी में भी मास्क पहन के चाहिए, अदरवाइज चलाना गाड़ी में भी मास्क पहन के जाइए। एक मालविका जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी, थोड़ी गंभीर, क्या एक अलग तरह का मूड है, जो स्वेटर, अब आजकल आपको स्वेटर बुनते कोई लोग नजर नहीं आते। जी जी जी। मैंने उस बिंब को देखा और उस पर एक कविता लिखी थी, मैं चाहता हूँ कि वो अगर वो कविता सुनाए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका थोड़ा पृष्ठभूमि भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। मैं ट्रैवल कर रही थी दिल्ली से जयपुर, तो जो डबल डेकर वाली होती है उसमें गई, पर मेरे को डबल डेकर में जगह नहीं मिली, मतलब वो एग्जीक्यूटिव क्लास में था। तो मैं जहाँ बैठी हूँ बीच वाली टेबल मिली मुझे बहुत अच्छी लगती है वो टेबल। तो उसके सामने ही एक कविता नाम की एक महिला थी, बाद में नाम पता लगा। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, उनने ऊन के गोले और सलाइयाँ निकाल के उनने फंदे चढ़ाए और बुनना शुरू किया। इतनी फास्ट बुन रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद मैं ऐसा कुछ देख रही थी। और उसके साथ उस दौरान बहुत डिस्ट्रेस था दिल्ली में, तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई, वो मैंने लिखी, देखिए शायद अच्छी लगे। वो बुन रही थी कुछ, कई दिनों के बाद किसी को कुछ बुनते देखा, सुंदर सा कुछ गढ़ते देखा। जब आसपास सब टूट रहा था, हाथों से सब छूट रहा था, ऐसे मौसम में उसका बुनना अंतस को ठंडक दे गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगा अभी संभावनाएं हैं, सब खत्म नहीं हुआ, गढ़ना बुनना बाकी है और संभव भी। आओ आओ हम मिलकर बुने आशा भरे नए सपने, प्यार भरा विश्व, ऊन जैसी रंग बिरंगी और गर्माहट भरे लोगों के साथ, सुंदर रिश्तों की सलाइयों पर गिरे हुए सभी फंदों को उठाते हुए। एक बार फिर से ये लास्ट की 2 लाइनें एक बार फिर से पढ़ दीजिए। आओ हम मिलकर बुने आशा भरे नए सपने, प्यार भरा विश्व, ऊन जैसी रंग बिरंगी और गर्माहट भरे लोगों के साथ, सुंदर रिश्तों की सलाइयों पर वो गिरे हुए सभी फंदों को उठाते हुए। बहुत 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 खूब। ये जो रिश्तों की गर्माहट है यही कहीं खत्म हो रही है, और आपस में अब हो सकता है शायद, मुझे लग रहा है कि ये जो कोरोना का काल है इसके बाद जो लोग न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल होगा वो पुराना नॉर्मल नहीं होगा, न्यू नॉर्मल होगा। जी जी जी। मुझे लगता है इस न्यू नॉर्मल में शायद एक बार फिर से लोग अपने अपने संबंधों को नए सिरे से खोज सकें, नए सिरे से देख सकें, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसने समय दिया है, हमें बहुत समय दे दिया अपने आप को देखने का। तो मुझे लगता है कि उसको आत्मचिंतन के लिए इतना समय मेरे ख्याल से तो लोगों को बहुत समय से नहीं मिला था। जी जी। आप सही कह रहे हैं कि रिश्तों की गर्माहट के लिए लोगों ने बहुत सोचा है, अपने परिवार से लोग जुड़े हैं, और मित्र और संबंधी रिश्ते पहले से और अच्छे बने और गूढ़ हों, और जो एक वार्मथ है आपस में रिश्तों की, वो वार्मथ है। और क्या एक जीवन में जो संवाद था, एक तरह से हमने संवाद खत्म ही कर दिया था। एक कमरे में माता पिता बेटा बेटी चारों बैठे रहते हैं, फिर भी आपस में बात नहीं करते, वो व्हाट्सएप पर एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। बगल में बेटा बैठा है, बगल में बेटी बैठी है, उसमें व्हाट्सएप की क्या जरूरत है? पर उनको लगता है कि एक अपनी अभिव्यक्तियों का एक जो सार्वजनिकीकरण है, वो करके शायद हम दूसरे को बताना चाहते हैं। एक इन्होंने मालविका जी ने कविता लिखी संवाद के ऊपर, जो हमारे बीच का जो संवाद कहीं ना कहीं खत्म हो गया उस पर, तो वो अगर आप सुनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी। और ये भी एक बात बताऊं कि लॉकडाउन के ये पहले की समय, हाँ नहीं ये तो पहले की है। लॉकडाउन के समय जैसा इन्होंने कहा कि एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव सी चीज हुई कि मेरा बेटा पूरे समय अपने में बिजी रहता था, कमरे में घुसा रहता था, आया जाए, तो रात को सब बैठे तो ताश खेलेंगे। अरे ताश तो पता नहीं कहाँ भूल गए थे, तो ताश है, लूडो है, फिर क्या ऊनो एक कोई गेम है, तो हमें वो सब सिखाता रहा और हम तीनों मिलके बढ़िया खेलते। तो वो एक जो साथ बैठने की बात हो गई वो बड़ी अच्छी हो गई। तो चलिए आए बात करें, इसका है आओ बात करें।
ठंड बहुत बढ़ गई है, ये मैंने ठंड के समय लिखी थी। ठंड बहुत बढ़ गई है क्योंकि रिश्तों की तपिश कम हो गई है। हाथ रगड़ने से गर्मी आएगी पर सुस्त रिश्ते सोए रह जाएंगे। सांसों की गर्माहट जरूरी है रिश्तों में, रिश्तों को सांसों से बांधे रखना जरूरी है। दिल धड़कता है अपनों के लिए, ऐसे जोड़ोगे हर स्पंदन तो सब अपने हो जाएंगे। हाथ मिलाने का, गले लगाने का मौसम ले आओ, फूल खिलेंगे तो रिश्ते गुलजार हो जाएंगे। फासले बहुत है दोस्तों, आओ इन्हें कम करें, आपस में बात करें। बात से बात बनती है, तार से तार जुड़ते हैं और दिल से दिल मिल जाते हैं। फैसले ना करें ज्यादा, फैसले ना करे ज्यादा, फासले करे कम, आओ बात करें हम, आओ बात करें हम। बहुत खूब, बहुत खूब। आज के संदर्भ में, और मैं तो कहता हूँ हमेशा के संदर्भ में, हम सब कहते हैं कि जिंदगी में अच्छाई बुराई जो भी है, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। बात करने से ही बात बनती है। जैसे कि क्या होता है, नहीं तो देखिए मन मुटाव, मतलब डिफरेंसेस कहाँ नहीं होते, डिफरेंसेस सब जगह होते, लेकिन वो डिफरेंसेस स्थायी ना हो जाएं। हमेशा एक बातचीत का जरिया, कहीं ना कहीं संवाद का जरिया कायम रहे, बात होती रहे, और वो बात ऐसी हो कि जो हम भौतिक रूप से कर सकें। देखिए संदेश, किसी का संदेश आना और किसी का फोन आना या किसी का व्यक्तिगत रूप से आपसे आकर मिलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और उस भावना को समझने की जरूरत है। और अगर हम लोगों ने इस कोरोना काल में इस बात को समझ लिया तो शायद मुझे लगता है कि हम बहुत उसमें से बहुत बड़ी एक हमारी जो त्रासदी है उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो इस दृष्टि से भी हमको देख कर समझना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ है। सचिदानंद जी, इस समय पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा रीति अभी एक आई है, और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा तो आपने बताया कि आपका काफी योगदान रहा उसके अंदर, और आपने करीबन 3-4 साल उसमें अपना समय दिया और योगदान दिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले समय में, जैसे कि हम लोग जो भी लोग हैं चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी रहें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारतीय संस्कृति से जुड़े या हिंदी भाषा से जुड़े, और भी भाषाएं सीखें अपने काम के लिए, व्यवसाय के लिए, जो भी भाषा का उच्चारण करें, इंग्लिश बोले, कोई अच्छी बात है और सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब चाहेंगे कि वो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपराओं से जुड़े रहें। तो आपको क्या लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें ऐसे कुछ बदलाव हैं जो हमें इस चीज़ के लिए मदद करेंगे, या उसके अलावा भी हम सब लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे कि हम लोग करें ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमारी भाषा से, हमारी संस्कृति से जुड़ी रहे? देखिए संदीप जी, ये शिक्षा नीति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तो कहा जा रहा है कि 30 साल बाद, 35 साल बाद एक शिक्षा नीति आई है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि 185 साल बाद हम लोग अंततः मैकाले के उस भूत से मुक्त हुए। मैकाले ने 1835 में जब एजुकेशन एक्ट लाया था, उसके बाद से लगातार वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी भाषा, इन तीनों पर उनका आक्रमण होता था, और उसके कारण से हम लोग एक तरह से लगातार एक आत्महीनता के बोध में, इंफीरियरिटी में चलते गए। स्वतंत्रता के बाद भी दुर्भाग्य से शिक्षा पर इतनी गंभीरता से कभी सोचा नहीं गया। ये पहली बार हुआ कि शिक्षा को भारतीय स्वरूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज अंतिम नहीं होती और कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, हमेशा उसमें सुधार की और बेहतर होने की गुंजाइश होती है। लेकिन इतने वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज आई सामने जहां पर हम भारतीय होने के गर्व को महसूस कर सकते हैं, भारतीयता के गर्व को महसूस कर सकते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है मातृभाषा में शिक्षा की शुरुआत। हम जानते हैं छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी जो मातृभाषा है उसमें उसको ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सुविधा होती है। मैं मराठी हूं तो मुझे मराठी की है, मालविका जी बांग्ला है तो बांग्ला, मतलब हर एक भाषा में भी सारी चीज, और जो बात उसमें सिखाई पढ़ाई जाती है वो ज्यादा अंदर तक आपके जज्ब होती है। तो मातृभाषा में बात करना, शिक्षा के बीच में जो एक तरह से हम लोगों ने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिए थे, बहुत
बहुत सक्रिय दीवारें बना दी थी। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का जो विस्तार है, कोई जरूरी नहीं कि कोई इंजीनियर हो तो वो पेंटिंग ना सीखे, कोई डॉक्टर है तो वो गाना ना सीखे। आदमी की बहुमुखी जो कलाएं हैं उसको निकल के बाहर आने में इस शिक्षा ने मदद की है। तो मुझे लगता है कि इसका एक जो बहुत बड़ा, चूंकि अब शिक्षा नीति पे बात करेंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि इसको खुले मन से स्वीकार करके और हम आगे बढ़ सकते हैं। उसे बेहतर क्या कर सकते हैं वो बाद में सोचिए, पहले हम इसका अगर एक सही ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब देखिए, संस्कृति और संस्कार की बात है, कल वर्ल्ड फोकलोर डे था, यानी विश्व लोक कथा दिवस था। हमने, हमारे जीवन से कहानियां ही गायब हो गई। अब घर में किसी को कहानी सुनाने की फुर्सत ही नहीं है। दादी नानियां अब घर में हैं भी तो दादी नानियों को भी कहानियां याद नहीं है। माता पिता तो बेचारे अपने काम धंधे में इतने मशगूल हैं। तो अभी मालविका जी ने जो नया एक उपक्रम शुरू किया है, वो उन्होंने स्टोरी टेलिंग की जो कला है एक तरह से उसमें फिर से काम करना शुरू किया है कि जो, और स्टोरी टेलिंग भी वो मतलब बच्चों के लिए तो कर ही रही है, पर मुख्य बात यह कि वो शिक्षकों के लिए ये एक तरह का ट्रेनिंग कार्यक्रम करना कि शिक्षक भी भूल गए ना कहानी। आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, हमें विज्ञान के भी कोई शिक्षक थे तो उनको कोई मजेदार सी चीज आपको एक्सप्लेन करना होती थी तो वो कहानी के माध्यम से करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं कहते थे कि ये कहानी है तो ये दृष्टांत है। मेरी कोशिश ये है, जैसे मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कुछ स्टोरीज सुना करके, जैसे कोई कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट को किसी स्टोरी से जोड़ करके सुनाना, या कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो स्टोरी, तो लेसन प्लान जो है टीचर्स का, उसमें कैसे वो स्टोरीज को इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। और मतलब ऐसी स्टोरीज मैं बनाती हूँ, खुद भी बनाती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ। और ऐसा भी कि जैसे वर्षों से कोई कहानी चली आ रही, अब आज संदर्भ बदल गया। बच्चों की जो ये जो पीढ़ी है, यही के उनके पास तो सूचना के ज्यादा स्रोत हैं, तो वो आपसे सवाल करते हैं, तो आपको फिर उनके सवालों का जवाब भी तो आना चाहिए ना। वो इस पे उन्होंने बहुत, मालविका जी ने अभी काम किया है। मतलब जहाँ पे पंचतंत्र की कहानी खत्म होती है, मेरी कहानी वहां से शुरू होती है। वैसे भी हम लोग, जैसे मैं एक ट्रेनर भी हूँ, तो हमारे ट्रेनिंग में हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कि फैक्ट्स टेल स्टोरीज सेल। और जो बड़े जितने भी वक्ता रहे हैं, और आज की डेट में भी जो हम टेड टॉकर्स बोलते हैं, या बड़े बड़े जो भी बिजनेस कोचेस हैं वर्ल्ड के, आप कभी भी उनकी 2 घंटे की अगर आप कोई भी स्पीच सुनेंगे तो उसमें कम से कम 5-6 कहानियां रहती हैं। जी बिल्कुल। कहानियां से, ऑफ कोर्स कहानियों से कोई ना कहीं वो तात्पर्य निकालते हैं, बट कहानियां लोगों को याद रहती है। हाँ, एग्जैक्ट। कहानी है और कहानी के साथ जुड़ा हुआ जो संदर्भ है वो ज्यादा याद रहता है, बजाय जो वो बाकी 1.5 घंटा जो बोलेंगे उससे। हाँ बिल्कुल। इसी वजह से पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंचतंत्र है, हमारी एसॉप फेबल्स भी हैं। अंदर वही है कि अंत में जब तक उसका शिक्षण नहीं है, या वो कुछ आपको बोलते हैं कि दिमाग में नहीं घुसा, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा रहेगा। और आई थिंक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी टीचर्स हैं, उनको ये कला आगे से ज्यादा आए तो इट विल बी रियली गुड फॉर अस। जब आपने टीचर का उल्लेख किया तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर अपने समाज में अपने शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, उसको एक तरह से अपने जीवन में उच्चतम स्थान पर लाने का काम करना चाहिए। पिछले कुछ समय में ये बहुत हुआ है। हमको सबको याद है कि हमारे लिए जो सबसे आदर्श व्यक्ति है वो हमारे टीचर है, हमारी शिक्षिका जिन्होंने स्कूल में, प्राइमरी में, मॉन्टेसरी में हमको पढ़ाया, वो हमारे आदर्श हुआ करते थे। धीरे धीरे हमने शिक्षकों की गरिमा को धीरे धीरे कम कर दिया समाज ने। जिस दिन समाज फिर से एक बार शिक्षकों की गरिमा को स्थापित करेगा, उस दिन भारत निश्चित तौर पर पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होगा। ये हमारा सोचना है। बहुत ही अच्छी सोच है, और मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हमने अपने अध्यापकों का और जो भी हमारे शिक्षक थे, हमने उनको जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, आज के संदर्भ में वो चीज़ हमें नजर नहीं आती है, और उसका बढ़ना जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप 1-2 कविताएं और बोलें, क्योंकि एक हमारी एक साझा कविता है। क्योंकि आपने साझा कविता की बात की थी, तो हम लोग एक साझा कविता भी, मतलब एक साझा संग्रह हुआ, फिर हमने एक कविता भी साझा लिख दी।
मुझे लगता है कि अब 12 बजने को है, तो हमारे कार्यक्रम का भी समापन का हाँ जी, हाँ जी, होगा। तो आपका एक मेरे पास वीडियो भी है जो मैं चलाना चाहूंगा अंत में, तो आप इस कविता के बाद आप वो वीडियो चला दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। ये संदेश है हमारे सारे सुनने वाले जो साथी हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कविता को हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको बार बार पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षक है मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ, मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। भोर के उजास की तरह मुस्कुराओ, फूलों की सुगंध की तरह मुस्कुराओ। पवन की शीतलता की तरह मुस्कुराओ, जल की निर्मलता की तरह मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। ताल से ताल मिलाकर मुस्कुराओ, जीवन के छंद बनकर मुस्कुराओ। गति और लय बनकर मुस्कुराओ, प्रकृति का गान बनकर मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ जब आंखें नम हो, मुस्कुराओ जब जिंदगी में कोई गम हो। मुस्कुराओ जब दिल जोर से धड़के, मुस्कुराओ जब पत्ता कहीं खड़के। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराहट छुपाती है दर्द के एहसासों को, मुस्कुराहट दबा देती है धूप की तपिश को। मुस्कुराहट देती है सहारा आंधी तूफानों में, मुस्कुराहट देती है हौसला कठिन बियाबानों में। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। चौराहे पर बिकता ईमान देख, दर्द से तड़पता इंसान देख। भूख से बिलखता बच्चा देख, सरहद पर लुटता सुहाग देख। छिपा कर अपने सारे आंसू। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। दर्द में भी मुस्कुराना हिम्मत का काम है, हार में भी मुस्कुराना जीत का पैगाम है। मुश्किल में भी मुस्कुराना हौसले का नाम है, मौत के सामने मुस्कुराना जिंदगी का अंजाम है। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ ऐसे कि मुस्कुराए सारा जहां। मुस्कुराओ ऐसे कि ना दिखे किसी गम के निशान। किसी की जिंदगी बन के मुस्कुराओ, किसी की बंदगी करके मुस्कुराओ। धमनियों में बहते खून की तरह, फेफड़ों में चलती हवा की तरह। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ बस तुम मुस्कुराओ। संदीप जी, ये हमारी साझा कविता, बहुत ही सुंदर कविता, और आप लोग इकट्ठा बहुत ही सुंदर बोलते हैं। मैं तो चाहूंगा कि हम और सुने, बट समय हो चला है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपका एक वीडियो शेयर करूं सब दर्शकों के साथ। इस वीडियो का एक मिनट में मैं इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं, क्योंकि हम लोग रंगमंच के हैं और हम लोग मूलतः और अंततः रंगमंच के हैं, थिएटर के हैं। और हमने ये देखा कि इस पूरे के पूरे कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ा नुकसान हमारे उन कलाकारों का हुआ है जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। दुर्भाग्य से सारे ऑडिटोरियम्स, परफॉर्मेंस की सारी स्पेसेस बंद हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर भी जो हमारे साथी कलाकारी देते थे वो भी आज नहीं दे पा रहे हैं। और उन सबका जीवन जो है, उनकी दिहाड़ी जो है, उनके परफॉर्मेंसेस पर निर्भर थी। और इसलिए मुझे लगा कि हम लोग ऑनलाइन अपने कामों की तुष्टि तो कर रहे हैं, हमारे उन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का क्या होगा। इसलिए ये कविता हमारे उन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए समर्पित है। कविता मैंने लिखी है, मालविका जी ने उसमें अभिनय किया है, और इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन मेरे बेटे ने, दुष्यंत ने किया है। अब आप इसको दिखाएंगे। बहुत खूब। बिना आवाज की ताली। मुझे याद है उस दिन लगभग खाली पड़े प्रेक्षागृह में एक अकेले तुम ही थे, एक अकेले तुम ही थे जो उत्साह से तालियां बजा रहे थे मेरे हर संवाद पर और मेरी हर एंट्री पर। उत्तेजित होकर बैठ जाते थे अपनी सीट पर। हॉल खाली था,
लेकिन फिर भी बादशाह था मैं उस रात का। उस बादशाहत के रौब में ही मैंने घूर कर आंखों से देखा था तुम्हें। डपटा भी था एक बार गलत जगह ताली बजाने पर। मुझे यह भी याद है कि शो के बाद ग्रीन रूम में तुम ही आए थे गले लगकर मुझे बधाई देने, और मैंने तुम्हारी शर्ट से आती पसीने की बू के कारण तुम्हें दूर छिटक दिया था। याद है, मुझे सब याद है। और अब इन नीले ठेंगों, लाल लाल दिलों और बिना आवाज की तालियों के बीच बार बार बस तुम्हें ढूंढता हूं मेरे दोस्त। सुनने की कोशिश करता हूं तुम्हारी तालियों की आवाज, देखने की कोशिश करता हूं तुम्हारी उत्तेजना को और तुम्हारे पसीने की महक को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करता हूं। दोबारा जब ये चमन गुलजार होगा और फिर से सजेगा ये प्रेक्षागृह, तब तुम आओगे ना? तुम आओगे ना मेरे दोस्त? बहुत ही खूबसूरत रचना, और एक पूरा परिवार है आपका जुड़ा हुआ। आपने लिखा, आपने नाटक किया और आपके बेटे ने उसको पूरा बनाया, तो बहुत ही खुशी हुई। सो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि संडे के दिन आपने हमें इस मंच पे अपना समय दिया। दूसरा, मैं आपको और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जैसे मैंने बोला। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हिंदी मेरा प्यार आप सबका मंच है, आप सब इससे जुड़ें। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी कोई भी रचना हो, कोई कहानी हो, चाहे किसी भी उम्र के आप हों, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी रचनाएं हम तक भेजें। आपको हमारी ईमेल पता है, फेसबुक पता है, हिंदी मेरा प्यार, और हम डेफिनेटली उसको अपने पेज पर डालेंगे। आप खुद अगर फेसबुक लाइव पे आना चाहते हैं तो हमें बताएं कि आप क्या विचार साझा करना चाहते हैं, और हम आपको एक दिन के लिए फेसबुक लाइव के राइट्स देंगे, और आप फेसबुक पे जाके हमारे दर्शकों से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि जैसे आज मैंने वार्तालाप किया सच्चिदानंद जी से और मालविका जी से, अगर आप इस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं और मेरे साथ जो मेरी साथी हैं अंशु हर्ष, जो कि जयपुर की रहने वाली हैं, मीडिया से जुड़ी हुई हैं, खुद बहुत अच्छी लेखिका हैं, और उनसे ही प्रेरणा मिली मुझे ये एक मंच शुरू करने की। हम दोनों ने मिलके ऐसा सोचा कि हम अपनी तरफ से प्रकाशक होते हुए, मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति होते हुए कुछ करें अपनी भाषा के लिए, अच्छे लोगों को जोड़े, अच्छी बातें सुने, अच्छे लेखन सुने। और आज जो हमने सुना इन दोनों की जिंदगी के बारे में, इनके एक दूसरे के प्रति लगाव के बारे में, और जिस तरीके से संस्कृति से जुड़े हुए हैं और एक आम इंसान हैं, हमारी तरह हैं, और उसके बावजूद अच्छे दोस्त, अच्छे कपल हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से लेखन में जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को जैसे बढ़ावा देते हैं, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग आपसे प्रेरणा लें और एक सादा जीवन व्यतीत करें, और जैसे बोला कि रिश्तों की गरमाई लाएं, भाषा की तरफ हम उजागर हों। और जैसा कि आपने बोला, बहुत सशक्त बोला, कि जिस देश में अपने शिक्षक का अगर हम लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हमें। तो हम सब चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, माता पिता जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि जो भी आपके शिक्षक हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट दें, और वहीं से ही जीवन की शुरुआत होती है, वहीं से ही आपको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के आगे ही सब कुछ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और कहूंगा कि आपके जो साथी जो भी आपको लगता है कि जो हिंदी में जुड़े हुए हैं उनको आप हमसे मिलवाएं। हम चाहेंगे कि वो भी इस मंच पे आए, अपने विचार साझा करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। हम आप सभी को और विशेष करके संदीप जी आपका बहुत बहुत आभार और मकाऊ बुक्स का आभार, क्योंकि भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर ये जो सब काम आप कर रहे हैं, ये सच में हम सब के लिए प्रेरणा की बात है, अनुकरण करने की बात है। और भाषा के प्रति सम्मान, हिंदी के प्रति सम्मान, इसके लिए आप जो सब में लगा रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आपको साधुवाद है। और हम सब के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी भाषा में बोलने में कभी भी कोई भी न्यूनता का बोध आपके मन में ना आए, कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। भाषा में, अपनी भाषा में बोलना, अपने लोगों के साथ बोलना, उससे बेहतर, उससे अच्छा संवाद और कोई नहीं। बहुत सही कहा आपने। अपने भाषा की मिठास को चारों तरफ फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हिंदी मेरा प्यार की तरफ से, मेरे और अंशुवंश की तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद।